दोस्तों, एक व्यक्ति खेत में अपनी भैंसों को चरा रहा था तो उसे खेत में एक गड्ढा दिखाई देता है। जब वो व्यक्ति गड्ढे के पास आकर देखता है तो उसमें से बदबू आ रही होती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने आकर गड्ढे की खुदाई कराई तो उसमें से एक आदमी का नरकंकाल निकलता है, जिसे देखने से लग रहा था कि किसी आदमी को जिंदा गड्ढे में दफना दिया गया है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो हत्या करने की जो कहानी निकलकर सामने आती है, उसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर उस व्यक्ति को जिंदा क्यों गड्ढे में गाड़ दिया गया? पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हरियाणा के रोहतक शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक कॉलोनी में रहने वाला मनीष, उसकी पत्नी सुनीता और उनका 7 साल का बेटा। मनीष एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात घर लौटता। उसकी पत्नी सुनीता घर संभालती और खूबसूरत जवान दिखने के लिए योग और फिटनेस का शौक भी रखती थी। दोनों पति पत्नी की जिंदगी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होती है। कुछ महीनों पहले ही सुनीता के पति मनीष ने किराए पर एक कमरा योग सिखाने वाले टीचर राजीव को दिया था। राजीव झज्जर से रोहतक आया था। 32 साल का, लंबा सा गठीला शरीर, साधारण व्यवहार, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व। जल्दी ही वो गांव में योग सीखने वाले लोगों में लोकप्रिय हो गया। तो सुनीता भी सुबह के समय राजीव की योग कक्षा में जाने लगी। शुरुआत में ये सब फिटनेस के नाम पर था। राजीव सुनीता के घर में ही रहता था, तो धीरे धीरे उनके बीच बातचीत लंबी होने लगी। कभी राजीव घर के ऊपर वाले कमरे से चाय पीने नीचे आ जाता, तो कभी सुनीता उसके लिए नाश्ता भेज देती। गुपचुप तरीके से दोनों का एक दूसरे के कमरे में आना जाना हो गया था। मनीष को इन बातों की भनक तब लगी जब उसके दोस्त विपिन ने एक दिन उसे बताया कि उसने सुनीता को राजीव के कमरे से निकलते देखा है, और वो समय सुबह 10 बजे का था, जब मनीष ऑफिस जा चुका होता था। मनीष ने पहले तो इसे हल्के में लिया, मगर जब उसे घर में राजीव की मौजूदगी लगातार महसूस होने लगी तो उसने मोबाइल चेक करना शुरू किया। वहां उसे कुछ चैट्स दिखी। साफ साफ कुछ नहीं था, लेकिन बातचीत के लहजे में इश्क की महक थी। मनीष के मन में शक गहराता गया। वो राजीव की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसने पड़ोस के किशोर को कुछ पैसे देकर राजीव और सुनीता की तस्वीरें खींचने को कहा। एक दिन उसे वो तस्वीर मिली जिसमें सुनीता और राजीव उसके घर की छत पर बैठे थे, बेहद करीब। उसकी सांसें रुक गई। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले ही दिन मनीष ने अपने दो पुराने दोस्तों रिंकू और हरिओम से बात की। दोनों ही बेरोजगार थे और कुछ पैसों के बदले कुछ भी कर सकते थे। मनीष ने अपने दोस्तों को सारी बातें बताईं और कहा, राजीव को सबक सिखाना है ताकि वो दोबारा किसी के घर का चैन न छीन सके। रिंकू बोला, क्या करना है? मारना है क्या? मनीष ने कहा, मारना नहीं, उसे गायब कर देना है, हमेशा के लिए। योजना बनी। एक खेत में जो मनीष के मामा के नाम पर था, वहां एक पुराना कुआं और सुनसान इलाका था। मनीष ने वहां जाकर 7 फुट गहरा गड्ढा खुदवाया अपने दोस्तों की मदद से। ये काम रात के अंधेरे में हुआ। 15 दिसंबर की रात जब राजीव अपनी योग कक्षा से लौट रहा था, तो उसे मनीष ने फोन करके कहा, भाई जरा घर जल्दी आ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। राजीव जैसे ही पहुंचा, रिंकू और हरिओम पीछे से निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। मुंह पर पट्टी, हाथ बांधे और गाड़ी में डालकर सीधा खेत की तरफ। राजीव को कुछ समझ नहीं आता। वो चीखने की कोशिश करता है, लेकिन पट्टी और रस्सियों से बंधा वो बेबस हो जाता है। खेत में पहुंचते ही रिंकू और हरिओम उसे बाहर निकालते हैं और गड्ढे की तरफ ले जाते हैं। राजीव रोता है, माफी मांगता है, लेकिन मनीष की आंखों में इंसानियत खत्म हो चुकी होती है। वो चुपचाप अपने दोस्तों को इशारा करता है। गड्ढे में राजीव को धकेल दिया जाता है। वो चिल्लाता है, मनीष भाई, जान बख्श दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मनीष का जवाब होता है, तूने मेरी बीवी को छूकर
मेरी जिंदगी को दफना दिया, अब तू भी दफन होगा जिंदा। मिट्टी का पहला फावड़ा राजीव के पैरों पर गिरता है, फिर दूसरा उसके घुटनों तक। वो चीखता है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। आधी रात तक राजीव को जिंदा दफना दिया जाता है। फिर तीनों वहां से लौट जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले 2 दिनों तक राजीव की मां उसे फोन करती रहती है, लेकिन राजीव का फोन बंद आता है तो मां का दिल घबराने लगता है। वो अपने रिश्तेदारों को फोन लगाती है। उसके रिश्तेदारों को भी कोई जानकारी नहीं होती है। राजीव के परिवार वाले रोहतक उसकी खैरखबर लेने आते हैं। जब उसका कहीं पता नहीं चलता तो 48 घंटे बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस मनीष से पूछताछ करती है तो वो कहता है वो तो पिछले 2 दिन से घर ही नहीं आया है। लेकिन जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मोहित यादव को कुछ बात खटकती है और वो राजीव के फोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं। तो उसमें पता चलता है कि राजीव का फोन बंद होने से पहले जिस टावर से आखिरी लोकेशन मिली थी वो मनीष के खेत के पास की थी। पुलिस दलबल के साथ वहां गई, लेकिन तब कोई सबूत नहीं मिला। 2 महीने बाद एक स्थानीय चरवाहे ने शिकायत की कि खेत में मिट्टी कुछ अजीब सी बैठ गई है और वहां से बदबू आ रही है। पुलिस ने खुदाई करवाई और वहां से एक कंकाल मिला जो कपड़ों और हड्डियों के आधार पर राजीव का निकला। राजीव की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मनीष को हिरासत में लिया। उसने पहले मना किया, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, जीपीएस लोकेशन और खेत में खुदाई से मिले सबूत दिखाए तो टूट गया। उसने पूरा सच कबूल किया, कैसे शक, गुस्से और अपमान की आग में जलकर वो हैवान बन गया था। राजीव की गद्दारी और पत्नी की बेवफाई की वजह से मनीष प्रतिशोध की आग में जलने लगा। इसीलिए उसने अपने 2 साथियों को साथ लेकर राजीव की हत्या का प्लान बनाया था। मनीष के कबूलनामे के बाद पुलिस ने मनीष और उसके दोनों साथियों पर आईपीसी की धारा 302, हत्या 364, अपहरण 201, सबूत मिटाना के तहत केस दर्ज किया। अदालत में मुकदमा चला। मनीष का चेहरा नतमस्तक था। सुनीता, जो अपने आप को बार बार निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी, समाज की नजरों में पहले ही अपराधी बन चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने मनीष और उसके साथियों को जेल के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से कहना है, किसी भी पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ नाजायज रिश्ते नहीं बनाना चाहिए। इसमें कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।